आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम धरती के उन कोनों का सफर करने वाले हैं जहां इंसान का टिकना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ बिल्कुल, ऐसी जगह है जो हमारी सोच से भी परे हैं। सही कहा। रोजमर्रा की इस भाग दौड़ में ये भूलना बहुत आसान है कि हमारी पृथ्वी कितनी रहस्यमयी और विशाल है। अक्सर हम प्रकृति की असीम शक्ति और इंसानी जज्बे के उस अद्भुत तालमेल को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा ये सफर बिना कहीं जाए दुनिया के सबसे दुर्गम और खूबसूरत हिस्सों का अनुभव कराएगा। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गड्ढे से जो इतना विशाल है कि पूरा का पूरा एफिल टावर उसमें आसानी से समा जाए। हाँ बिल्कुल, पूरा एफिल टावर। हम बात कर रहे हैं रूस की मिर माइन की, जो कि कोई प्राकृतिक अजूबा नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। ये धरती पर इंसानों द्वारा खोदा गया सबसे बड़ा हीरों का गड्ढा है। इसे अक्सर ग्रह की नाभि भी कहा जाता है। और इसका आकार सच में दिमाग सुन कर देता है। 1900 फीट चौड़ा। बिल्कुल। अगर कोई इसकी तस्वीर देखे तो ऐसा लगता है जैसे धरती के सीने में को बहुत बड़ा, कभी न भरने वाला घाव हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस विशालकाय गड्ढे के बिल्कुल किनारे पर एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। हाँ, ये सच में एक ऐसा दृश्य है जो हैरान करता है। लेकिन इस खदान का इतिहास इसके आकार से भी कहीं ज्यादा गहरा है। वो कैसे? मतलब 1960 के दशक में इस खदान की कीमत करीब 17 अरब डॉलर आंकी गई थी। ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। अच्छा, तो इसने उन्हें उबारने में मदद की? बिल्कुल। उस मुश्किल दौर में इसी खदान से निकलने वाले हीरो ने सोवियत संघ को आर्थिक तबाही से बचाया था। यहाँ से हर साल लगभग 4400 पाउंड हीरे निकाले जाते थे। वाह, 4400 पाउंड? हाँ, तो ये जगह सिर्फ एक खदान नहीं है, ये इस बात का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि इंसान अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति पर कितना बड़ा और स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। सही कहा। एक तरफ तो इंसान अपनी जरूरत के लिए धरती में इतने गहरे गड्ढे खोद लेता है, लेकिन तब क्या होता है जब धरती खुद ही सतह को फाड़कर अपनी गर्मी बाहर उगलने लगे। हाँ, इथियोपिया के दनाकिल डिप्रेशन का नजारा कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। ये जगह समुद्र तल से करीब 410 फीट नीचे है। हाँ। और यहाँ साल का औसत तापमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ 3 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स, हाँ, 3 विशाल भूखंड, बिल्कुल, वो एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं। यहाँ धरती की पपड़ी इतनी पतली हो चुकी है कि नीचे खौलते हुए मैग्मा की गर्मी वो सीधे सतह पर महसूस की जा सकती है। बाप रे, ये तो किसी तपते हुए तवे पर चलने जैसा है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये परिदृश्य किसी दूसरी दुनिया का लगता है, जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सेट हो। हाँ, मैंने सुना है वहाँ के रंगों के बारे में। बिल्कुल, वहाँ नियॉन हरे रंग के तेज एसिड के कुंड हैं, चमकीले पीले रंग के सल्फर के वेंट हैं और ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिघले हुए लावा की स्थायी झीलें मौजूद हैं। दिखने में तो ये रंग संयोजन बहुत खूबसूरत लगता होगा। लगता है, लेकिन असल में ये बेहद घातक है। यहाँ का वातावरण इतना ज्यादा एसिडिक है और नमक का स्तर इतना अधिक है कि यहाँ कोई सूक्ष्म जीव तक जिंदा नहीं रह सकता। और शायद हवा में भी? हाँ, हवा में लगातार सड़े हुए अंडों जैसी सल्फर की महक तैरती रहती है। वहाँ सांस लेना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि जिस जगह पर हवा में जहर घुला हो और जमीन आग उगल रही हो, वहाँ कोई कैसे जा सकता है? लेकिन जाते हैं। हाँ, इतना सब होने के बावजूद ये जानकर बेहद हैरानी होती है कि सदियों से ऊंटों के कारवां इस खतरनाक जगह से गुजरते आए हैं। बिल्कुल, स्थानीय लोग इस भयंकर गर्मी और जहरी ही हवा के बीच सफेद सोना निकालने आते हैं। हाँ, यानी नमक, सफेद नमक के मैदानों से, और ये काम पीढ़ियों से चला रहा है। ये इंसानी सहनशीलता और जीवित रहने की इच्छा शक्ति की एक ऐसी चरम सीमा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। एकदम सही। एक तरफ प्रकृति जीवन को नकार रही है और दूसरी तरफ इंसान अपनी आजीविका के लिए उसी प्रकृति से लड़ रहा है। ये हमें बताता है कि इंसान के अनुकूलन की क्षमता असीमित है। तो आग और गर्मी के इस खौफनाक नजारे से निकलकर अब बात करते हैं प्रकृति के एक दूसरे रूप की, पानी की। उस अकल्पनीय ताकत की जो चट्टानों को भी अपने इशारों पर नचाती है। न्यूजीलैंड का मिलफोर्ड साउंड एक ऐसी ही जगह है जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। बिल्कुल,
यहाँ समुद्र तल से सीधे 4000 फीट की ऊंचाई तक खड़ी चट्टानें उठती हैं। लेकिन जो नजारा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है यहाँ के झरने। तेज हवाओं के कारण कई बार इन झरनों का पानी वो नीचे गिरने के बजाय हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगता है। हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता हुआ सा लगता है। इसके अलावा यहाँ सालाना 275 इंच बारिश होती है, जिसका मतलब है कि भारी बारिश के बाद अचानक से हजारों अस्थायी झरने एक साथ पहाड़ों से गिरने लगते हैं। बिल्कुल, जैसे पूरा पहाड़ी रो रहा हो। बिल्कुल। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस जगह पर पानी की सतह से महज 33 फीट नीचे काले मूंगे पाए जाते हैं, यानी ब्लैक कोरल। हाँ, ये वही काले मूंगे हैं जो आमतौर पर समुद्र में 1600 फीट की भयानक गहराई में मिलते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी का नामो निशान नहीं होता। बिल्कुल। तो इतनी कम गहराई में इनका मिलना किसी जादू से कम नहीं लगता। खैर, ये कोई जादू नहीं है। इसका वैज्ञानिक कारण बहुत ही शानदार है। दरअसल भारी बारिश की वजह से ताजे पानी की एक बहुत गहरी परत समुद्र के खारे पानी के ऊपर तैरने लगती है। हाँ, और इस ताजे पानी की परत में पहाड़ों से बहकर आए पेड़ों के अंश भी होते हैं। यह सूरज की रोशनी को नीचे जाने से पूरी तरह रोक देती है, जैसे कोई प्राकृतिक ब्लैकआउट कर्टन हो। एकदम सही। इसी वजह से उथले पानी में ही गहरे समुद्र जैसा घुप अंधेरा और सर्द माहौल बन जाता है, और इसीलिए वे गहरे पानी के जीव सतह के इतने करीब जिंदा रह पाते हैं। प्रकृति ने यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत छलावा रचा हुआ है। हाँ, जहाँ उथले पानी में गहरे समुद्र का इकोसिस्टम फल फूल रहा है। ये पानी की ताकत और बुद्धिमत्ता का बेहतरीन उदाहरण है। पानी का एक और विशाल रूप दक्षिण अमेरिका में भी देखने को मिलता है, अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर। इग्वाज़ो फॉल्स? बिल्कुल, ये कोई एक झरना नहीं है, बल्कि 1.9 मील लंबा एक पूरा सिस्टम है, जिसमें 275 झरने एक घोड़े की नाल के आकार में बहते हैं। और जब बहाव सबसे तेज होता है तो यहाँ से हर सेकंड 13 मिलियन लीटर पानी नीचे गिरता है। 13 मिलियन लीटर प्रति सेकंड। उस वक्त वहाँ जो गगनभेदी आवाज और ऊर्जा पैदा होती है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का पानी एक ही जगह से गिर रहा हो। और इसी खतरनाक ऊर्जा और शोर के बीच एक बेहद अनोखा इकोसिस्टम भी पनपता है। वो पक्षियों वाला खुद को इस कदर ढाल लिया है कि वे अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए सीधे इन तेज पानी की बौछारों और झरनों के बीच से उड़कर जाते हैं। जहाँ लाखों लीटर पानी गिर रहा हो, वहाँ एक छोटा सा पक्षी बिना डरे उसके आर पार निकल जाता है। बिल्कुल, वे ऐसा शिकारियों से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि कोई भी शिकारी उस तेज बहाव के पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये अद्भुत है। और केवल जीवन ही नहीं, यहाँ का दृश्य भी जादुई होता है। दिन के समय उड़ती हुई धुंध और सूरज की रोशनी मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। और रात में मूनबो? हाँ, जब चांदनी इस धुंध पर पड़ती है तो रात का इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो पूरी दुनिया में बेहद दुर्लभ है। पानी की ये विनाशकारी लेकिन जीवनदायिनी शक्ति सच में कमाल की है। अब पानी के इन चमत्कारों से निकलकर हम दुनिया की छतों की ओर चलते हैं। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की ओर। हाँ, जहाँ एक जगह है जिसे अली या नांगरी कहा जाता है। इसे अक्सर दुनिया की छत की भी छत कहते हैं, क्योंकि यहाँ की औसत ऊंचाई ही 14,700 फीट से अधिक है। बिल्कुल, परिदृश्य लाल, भूरे और चांदी जैसे स्लेटी रंगों से रंगा हुआ एक बंजर पहाड़ी इलाका है। पहली नजर में पूरी तरह से वीरान लगता है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये ऊंचाई सिर्फ बर्फ और पत्थरों के लिए नहीं जानी जाती। सही बात है। ये क्षेत्र एशिया की कई सबसे विशाल नदियों का उद्गम स्थल है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां यहीं के ग्लेशियरों से जन्म लेती हैं, जो आगे चलकर करोड़ों लोगों का पेट भरती हैं। हाँ, इसके अलावा इतिहास में भी ये जगह अहम है। यहाँ की खड़ी चट्टानों में घुगे साम्राज्य के अवशेष, महल और धार्मिक स्थल सीधे पहाड़ों के अंदर खुदे हुए हैं। और ये हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्मों के लिए एक अत्यंत पवित्र केंद्र भी तो है। बिल्कुल है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, इसीलिए यहाँ बड़े पेड़ नहीं पनप पाते। केवल काई, छोटी घास और बजरी ही इस कठोर माहौल का सामना कर पाते हैं। लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ऊर्जा इस ऑक्सीजन की कमी को भी पीछे छोड़ देती है। तिब्बत के ही एक और पास की बात करें, गावू ला पास। ओहो, वो तो किसी रोमांचक सपने से कम नहीं है। हाँ, वहाँ पहुँचने के लिए
108 हेयरपिन मोड़ों वाली एक बेहद घुमावदार सड़क से गुजरना पड़ता है। इस सड़क पर सफर करना ही अपने आप में दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। लेकिन जब शिखर पर पहुंचते हैं तो नज़ारा सारी थकान मिटा देता है। ये धरती की उन दुर्लभ जगहों में से है जहां से दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 5 को एक साथ देखा जा सकता है, एक ही कतार में। बिल्कुल। सूर्यास्त के समय जब सूरज की आखिरी किरणें उन चोटियों पर पड़ती हैं तो बर्फ का रंग चांदी से बदलकर एकदम सोने जैसा हो जाता है। और तेज हवाओं में फहराते हुए हजारों रंग बिरंगे प्रार्थना के झंडे एक रहस्यमयी ध्वनि पैदा करते हैं जो सीधे रूह में उतर जाती है। ये प्रकृति के विशालता का एक ऐसा रूप है जो इंसान को विनम्र बनाता है। लेकिन ऊंचाई पर रहने का मतलब सिर्फ ग्लेशियर नहीं है, ये इंसान के प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की कहानी भी है। जैसे कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित ओटू विलेज, जिसे लोग नेपाल वांजावा भी कहते हैं। ये गांव माउंट सुम्बिंग के ढलान पर 5200 फीट की ऊंचाई पर बसा है। तिब्बत की वीरानी के बिल्कुल विपरीत यहाँ घर एक दूसरे के ऊपर इस तरह टिके हैं जैसे कोई जटिल 3D पहेली हो। ये पहेली कितनी उलझी है, ये इसी बात से पता चलता है कि यहाँ ढलान का ग्रेड 148% तक पहुँच जाता है। 148%? इसका सीधा मतलब है कि किसी भी दो घरों का जमीनी स्तर एक समान नहीं है। बिल्कुल नहीं। नीचे वाले घर की छत उसके ठीक ऊपर वाले घर का रास्ता या आंगन बन जाती है। तो फिर यहाँ गाड़ियाँ कैसे चलती हैं? ऐसी ढलान पे तो नामुमकिन है। हाँ, सामान्य गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चल सकती। इसलिए यहाँ के लोगों ने विशेष मोटरसाइकिलों को तैयार किया है जो इन खड़ी ढलानों पर चढ़ सकें। या फिर लोग पैदल अनगिनत सीढ़ियों का इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, यहाँ तक कि खेती भी एकदम खड़ी ढलानों पर होती है। ये मानव के अनुकूलन का बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल। जब जमीन समतल न हो तो इंसान हवा में ऊपर की तरफ अपना रास्ता बना लेता है। ये गांव केवल ढांचा नहीं है, ये एक कम्युनिटी की कहानी है। जहां एक की छत दूसरे का रास्ता है, वहां सामाजिक जुड़ाव अपने आप बहुत गहरा हो जाता है। सही कहा। अनुकूलन और खतरे के बीच पनपती सुंदरता की एक और कहानी हमारे भारत के मुन्नार से आती है। हाँ, 5250 फीट की ऊंचाई पर स्थित चाय के बागानों का एक हरा ज्यामितीय अजूबा। पूरे पहाड़ पर चाय की झाड़ियाँ इतनी सटीकता से काटी गई हैं कि वे किसी गणितीय रेखा चित्र जैसी लगती हैं। जैसे पूरे पहाड़ पर हरे रंग की मखमली चादर बिछा दी हो। और इस चादर में एक जादुई बदलाव तब आता है जब हर 12 साल में ये पूरा हरा पहाड़ नील कुरिंजी फूलों के खिलने से बैंगनी रंग में बदल जाता है। पिछली बार ये चमत्कार 2018 में हुआ था और अब 2030 का इंतजार है। ये दृश्य आंखों को सुकून देता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही कठिन जीवन छिपा है। बिल्कुल, क्योंकि चाय पत्ती तोड़ने वालों की जिंदगी यहाँ उतनी आसान नहीं है। मुन्नार में अक्सर इतना घना कोहरा छा जाता है कि विजिबिलिटी महज 6 फीट से भी कम रह जाती है। और उसी घने कोहरे के बीच से अचानक कोई विशाल जंगली हाथी सामने आ सकता है। और ये चाय बागान बहुत खड़ी ढलानों पर हैं, जहाँ काम करना अपने आप में एक जोखिम है। तापमान भी जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है, जिससे पाला पड़ता है। ये सुंदरता और निरंतर खतरे का एक सच्चा मिश्रण है। हाँ। खूबसूरती और इंसान की इच्छाओं की बात करें तो राजस्थान के उदयपुर में स्थित ताज लेक पैलेस की राजसी वास्तुकला को भी याद करना जरूरी है। जहाँ एक तरफ लोग प्रकृति की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंसान ने प्रकृति के बीचों बीच अपनी विलासिता का एक महल खड़ा कर दिया। 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा झील के बिल्कुल बीचों बीच संगमरमर का ये महल बनवाया गया था। क्योंकि उन्हें मुख्य महल में पार्टी करने से रोक दिया गया था। हाँ। तो उन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली। इस महल के आंगन, फव्वारे और गलियारे इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे झील के ऊपर से बहने वाली ठंडी हवाओं को खींचकर सीधे कमरों तक ले आते हैं, बिना किसी आधुनिक एयर कंडीशनिंग के। वास्तुकला की मदद से गर्मी को मात देना शानदार इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। लेकिन इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। वो क्या? प्रकृति और समय के धैर्य का। ताज लेक पैलेस इंसान की जल्दबाजी और इच्छाओं का प्रतीक है, लेकिन अगर हम इटली में स्थित सटर्निया हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, जिसे देवताओं के निशान भी कहा जाता है, हाँ, वहाँ प्रकृति का एक अलग ही रूप दिखता है। हम इंसानों को सब कुछ तुरंत चाहिए होता है, लेकिन प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। सटर्निया में पानी की एक बूंद को चूना पत्थर की गहरी परतों से रिसकर सतह तक आने में पूरे 40 साल का समय लगता है। 40 साल का धीरज सिर्फ एक बूंद के लिए। बिल्कुल। जब ये पानी सतह पर आता है तो इसका तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
पानी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट हवा के संपर्क में आते ही जमने लगता है, जिससे बिना किसी इंसानी मदद के शुद्ध सफेद रंग के खूबसूरत कुंड बन गए हैं। जो किसी सीढ़ी नुमा झरने की तरह लगते हैं। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही शांत और खुशबूदार जगह होगी, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है ना? हाँ, दिखने में ये जगह किसी जन्नत जैसी है, लेकिन यहाँ हवा में सल्फर की बहुत तेज मेहनत होती है, जिसे अंडरवर्ल्ड की सांस कहा जाता है। सही कहा। लेकिन इस गंध के बावजूद ये जगह किसी लग्जरी स्पा से कम नहीं है। इस पानी के अंदर थर्मल प्लैंकटन नाम की एक बेहद खास काई पनपती है, जो त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखार देती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हर 4 घंटे में इन कुदरती कुंडों का सारा पानी प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से नया हो जाता है। प्रकृति का ये अपना एक ऑटोमेटिक सफाई तंत्र है। हाँ, तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? रूस की उन गहरी खदानों से लेकर इथियोपिया की उबलती और जहरीली जमीन तक, न्यूजीलैंड के हवा में उल्टे उड़ते झरनों से लेकर तिब्बत की उन शांत चोटियों तक, और जावा की उन खड़ी ढलानों से लेकर इटली के 40 साल पुराने पानी वाले कुंडों तक, ये पूरी चर्चा हमें एक ही बात बताती है, हमारी पृथ्वी कोई शांत या रुकी भी चीज नहीं है। ये लगातार बदल रही है, खुद को नया रूप दे रही है। और चाहे स्थिति कितनी भी चरम क्यों ना हो, खतरनाक क्यों ना हो, जीवन कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। और यही वो जगह है जहां इस तरह की जानकारी मूल्यवान हो जाती है। ये परिदृश्य केवल छुट्टियां बिताने के पर्यटन स्थल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की जीवित याद दिलाते हैं कि हम एक बेहद सक्रिय, शक्तिशाली और विशाल ग्रह का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। जब हम ये देखते हैं कि प्रकृति किस तरह से काम करती है, तो आधुनिक जीवन की हमारी अपनी चुनौतियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। ये हमें विनम्र बनाता है। सैटर्निया के उन सफेद कुंडों में पानी की एक बूंद को सतह तक आने में 40 साल लगते हैं। जरा इस पर विचार किया जाए। आज इसी वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन की अथाह गहराइयों में ऐसे कौन से अदृश्य और खामोश बदलाव हो रहे हैं, जिनका नतीजा आज से दशकों बाद या शायद सदियों बाद आने वाली दुनिया को देखने को मिलेगा। बिल्कुल। प्रकृति कभी जल्दबाजी में नहीं होती, लेकिन उसका हर काम पूरी तरह से मुकम्मल होता है। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस अकल्पनीय सफर और चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उत्सुकता बनाए रखें और इस विशाल दुनिया के अनगिनत अजूबों को एक्सप्लोर करते रहें।